आपको मैं बता दूं कि मैं एक ग्रुप भी बनाया हूं जो एएनएम के लिए है, जिसमें लोग जुड़ रही हैं। लगातार मैं सारे क्लास का पीडीएफ वहीं पे डालता हूं, तो आप जो है आकर ज़रूर जुड़िए उस पीडीएफ उस एएनएम के जो ग्रुप है। ठीक है, 5006 के लिए ही बनाया गया है। अभी लगातार छोटा बहुत जो है नोट्स वगैरह जो सीखने वाला है, नोट्स वगैरह क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ उसमें। आप जुड़िए उसमें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक। आप उस ग्रुप में जुड़िए जहाँ पे सारे एएनएम के कैंडिडेट जुड़ रही हैं। ठीक है। हेलो डियर, आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, आप लोग को स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ें मैं बता दूं कि प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो ला रहा हूं। 100 से ज़्यादा हो जाए सही है, लेकिन 100 से कम क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं। ये अपन 9वां नंबर का वीडियो है और आज भी हम मिडवाइफरी के 100 वन लाइनर्स क्वेश्चन एंड आंसर ला रहे हैं एएनएम के लिए। ठीक है, तो अभी जो 5006 पदों पर बहाली बिहार में निकली है संविदा पर एएनएम का, उसमें एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और सिलेबस अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए मैं अभी टेक्निकल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा, देख लेंगे एक बार कि सिलेबस में क्या क्या पूछा है, क्या आउट ऑफ एएनएम भी है। तो जब आउट ऑफ एएनएम होगा तो उसके लिए जो टिप्स होगा वो मैं दूंगा। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल टेक्निकल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन लाने का मतलब है ताकि आप क्वेश्चन पर फोकस करें, आंसर पर फोकस करें। बात समझ रहे ना। एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू में होता ये है कि आप एमसीक्यू जो है एक पढ़ लिए और वो एग्ज़ाम में आया तो ठीक है, ना तो गलती कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि गर्भ अवस्था की समान अवधि कितनी होती है, 40 सप्ताह होती है, या दिन में 207 दिन होगा, 280 दिन होगा, तो आपको पता हो गया कि हाँ इतना समान गर्भावस्था का, प्रेगनेंसी का इतना समय होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये कहीं भी काम दे देगा। इसी को एमसीक्यू में अगर पूछ देगा कि इसी को एमसीक्यू में बना देगा, ठीक है ना, 280 दे देगा, 266 दे देगा, 270 दे देगा, 265 दे देगा, तो आप जो है यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो आप आराम से 280 में लगा देंगे। ठीक समझ रहे हैं। चलिए, पहला हो गया समापन। दूसरा है गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होता है। मतलब प्रेगनेंसी जांच में जो हार्मोन को जांचा जाता है प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए, वह एचसीजी हार्मोन होता है। ठीक है ना। एचसीजी, जिसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि गर्भावस्था की पुष्टि कौन सा हार्मोन करता है, तो एचसीजी हार्मोन। ठीक है, याद रखिए। समान प्रसव के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। प्रसव के प्रथम चरण में सर्विक्स का फैलाव शुरू होता है, यानी जो ग्रीवा होता है वह फैलना शुरू होता है उसमें। दूसरे चरण में बच्चा जन्म लेता है। 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का पूर्ण डिलेशन सेकेंड स्टेज में हो जाता है, और सेकेंड स्टेज में ही बच्चा का जन्म भी हो जाता है। तीसरे चरण में क्या होता है? तीसरे चरण में प्लेसेंटा जो है निकलता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है, काटा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड नाभि नाल को। ठीक है। गर्भावस्था में पहली बार भ्रूण की हलचल, पहली हलचल को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। पहली हलचल को क्या कहते हैं? पहली हलचल को क्यूकनिंग बोलते हैं। बच्चा के पहली हलचल को क्यूकनिंग बोलते हैं, और यह पहली हलचल 18 से 20 सप्ताह में महसूस होता है, जब बच्चा पेट में हलचल करता है तो। ठीक है। एफएचएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एफएचएस का पूर्ण रूप होता है फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड। ठीक है। भ्रूण की समान हृदय गति कितनी होती है? तो भ्रूण की समान हृदय गति 120 से 60 प्रति मिनट होता है। समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WHO के अनुसार सुरक्षित मातृत्व के लिए कितने एएनसी एंटीनेंटल केयर आवश्यक है? आपको पता है एंटीनेंटल केयर जो प्रेगनेंसी के पीरियड में विजिट होता है हेल्थ सेंटर पर, उसी को एएनसी कहते हैं। कम से कम 4 बार होनी चाहिए WHO के अकॉर्डिंग। प्रसव के समय सबसे पहले बाहर आने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो प्रसव के समय जब डिलीवरी होता रहता है तो सबसे पहली बार बाहर जो भाग दिखता है, आता है, उसे प्रस्तुति भाग कहते हैं, प्रसूति भाग कहते हैं। और ये प्रस्तुति भाग को हम लोग हिंदी में प्रसूति भाग कहते हैं और इंग्लिश में प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं। बच्चे को सिर नीचे और पैर ऊपर हो तो इसे क्या कहते हैं? सिर नीचे और पैर ऊपर हो, यानी जन्म में सबसे पहले सिर निकले और पैर बाद में निकले, इसे हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और यही प्रेजेंटेशन जो है एक बच्चा के लिए आदर्श प्रेजेंटेशन होता है डिलीवरी के समय। ठीक है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय
जो बच्चा का जो भ्रूण का प्रस्तुति होता है सबसे समान प्रस्तुति कौन होता है, किस प्रकार का, तो यही सिफेलिक प्रस्तुति, सिर का प्रस्तुति, ठीक है ना। बच्चा पैर के बल जन्मे तो उसे क्या कहते हैं, बच्चा अगर पैर यानी सिर के जगह पहले पैर निकले बाद में जो है आपका सिर वाला भाग निकले तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ब्रीच प्रस्तुति बोलते हैं, जो कि एक गड़बड़ प्रेजेंटेशन है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रसव वेदना को मापने के लिए कौन सा चार्ट प्रयोग करते हैं, प्रसव वेदना मतलब लेबर पेन को मापने के लिए किस चार्ट का उपयोग करते हैं, पार्टोग्राफ होता है। पार्टोग्राफ में हम लोग बच्चा के एक्टिव को, ठीक है ना, पूरे लेबर प्रोसेस को हमें इंडिकेट करना होता है तो पार्टोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पार्टोग्राफ का उपयोग कब से किया जाता है, तो पार्टोग्राफ जब गर्भाशय गिरवा पहला स्टेज में जब लेबर होता है और सर्विक्स 4 सेंटीमीटर अगर खुल जाता है, फैल जाता है, तो पार्टोग्राफ हम लोग बनाना, चार्ट दर्शाना, पार्टोग्राफ पर डाटा लिखना शुरू कर देते हैं। नए शिशु को जन्म के बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है, तो आप लोग को पता है पहला टीका बीसीजी का ही पड़ता है जो टीबी से बचाता है। आगे है, जन्म के बाद शिशु का पहला श्वास कब तक आ जाना चाहिए, 30 सेकेंड के अंदर। बच्चा जब जन्मता है तो जन्मने के जस्ट 30 सेकेंड के बाद जो है बच्चा का पहला सांस आना चाहिए। नवजात की आंखों में संक्रमण से बचने के लिए क्या डाला जाता है, तो बच्चा जब जन्मता है तो उस समय उसके आँख पर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत उस समय जो है लिक्विड वगैरह उसके पूरे देह पर लगा होता है तो उसके थ्रू इन्फेक्शन उसको आँख में जा सकता है, तो इसके लिए टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट जो है डाला जाता है, ठीक है ना। जन्म के बाद नाल यानी कोर्ड को कितने सेंटीमीटर पर काटा जाता है, तो जन्म के बाद जो नाल होता है उसको लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पर काटा जाता है, ठीक है ना। नाल काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताएं, तो नाल जो काटा जाता है उसके लिए जो उपकरण होता है कौन सा होता है, तो स्टरलाइज, कैंची या ब्लड होता है, समझ गए। कैंची या ब्लड से काटा जाता है जो पूर्णतः स्टरलाइज हो, जिससे इन्फेक्शन ना हो, यूँ कहे तो नया नया हो। नवजात शिशु का समान वजन आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, नवजात शिशु का समान तापमान कितना होता है ये भी बता चुके हैं आप लोगों को। नवजात शिशु के पहले 6 माह क्या देना चाहिए, तो नवजात शिशु के पहले 6 माह सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध यानी केवल और केवल स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। शिशु के पहला पीला दूध क्या कहलाता है, तो शिशु के लिए जो पहला पीला दूध होता है उसे क्लोएस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। क्लोएस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, जो पहला गाढ़ा नीला पिल्क निकलता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है जो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता है, तो वो होता है आईजीए। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, तो आईजीए, ठीक है ना। अपगार स्कोर किससे आंकने के लिए होता है, तो अपगार स्कोर नवजात बच्चा जन्मता है उसके स्थिति को जो है आकलन के लिए अपगार स्कोर होता है, ठीक है ना। अपगार स्कोर कितने मापदंडों पर आधारित होता है, तो बेसिकली अपगार स्कोर जो होता है ना 5 मापदंडों को, 5 चीज़ों को मापता है स्थिति को, ठीक है ना। अपगार स्कोर का पूरा नाम क्या है, तो अपगार ये जो नाम है ना, यही नाम पूरा पाँचों जो है आपका फुल फॉर्म है जिसको आकलन किया जाता है। ए फॉर एप्रियंस, एप्रियंस मतलब स्किन का कलर, त्वचा का कलर देखा जाता है कि बेबी का त्वचा का कलर कैसा है, ब्लू है या गुलाबी है, ठीक है, या हल्का जो है नीला पड़ रहा है, तो ये एप्रियंस बताता है कलर को। पल्स होता है जो नाड़ी दर को बताता है, ठीक है। ग्रीमेस होता है, समझ गए। उसके बाद एक्टिविटी होता है और रिस्पायरेशन होता है, समझ गए। तो ये सब जो है पांचों याद रखिएगा जो अपगार के अंदर आता है। आगे है अच्छे अपगार स्कोर की सीमा क्या होती है, तो एक देखिए अपगार में जो है बेसिकली 0, 1 और 2 ये 3 अंक को इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चा में बिल्कुल सब चीज़ खराब है तो 0 दिया जाता है, बच्चा में हल्का चीज़ें ठीक है हल्का गड़बड़ है तो 1 दिया जाता है, और बिल्कुल उत्तम है तो 2 दिया जाता है। और पाँचों के लिए अगर 2-2 दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होगा, पाँचों के लिए जो है 0 दिया जाएगा तो 0 होगा, यानी सबसे कम 0 सबसे अधिक 10 हो सकता है, समझ गए।
सबसे कम 3 अंक के 3 अंक इस्तेमाल किया जाता है अपगार में। ओके, समझ गए। अब जो अपगार होता है, तो अपगार में जब आंकड़ा 7 से पूरा ऐड होने के बाद 7 से 10 के बीच में अगर आ रहा है, चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, अगर इतना अंक आ रहा है पूरा पाँचों को ऐड होने के बाद, तो आपका जो है सबसे उत्तम माना जाता है यह स्कोर। और ये बताता है कि बच्चा अपने जीवन में वातावरण में बिल्कुल असमंजस स्थापित कर रहा है, ठीक है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपीयरेंस के मैं 1 दे दिया, ठीक है। पल्स बिल्कुल ठीक है, 2 दे दिया, ठीक है। ग्रीमेस हल्का ठीक है तो 1 दे दिया। एक्टिव बच्चा जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक ठाक है तो 1 दे दिए। रिस्पायरेशन बच्चा बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो आप लोग देख लीजिए 2 3 4 2 6 1 7, यानी बच्चा जो है ठीक है ना, 7 आ गया मतलब ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को गर्म रखने की तकनीक क्या है? तो जन्म के तुरंत बाद अगर बच्चे को टेम्परेचर सही करना है, ठीक रखना है, क्योंकि जो उसको गर्भ में मिल रहा टेम्परेचर है, बाहर आने पर अचानक से जो है उसका टेम्परेचर हो सकता है कम जा सकता है। इसलिए तापमान जो है सही रखने के लिए केएमसी करते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं, जिसे हम लोग स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहते हैं, त्वचा से त्वचा का संक्रमण भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना। गर्भ अवस्था का पहला संकेत क्या होता है? तो गर्भ अवस्था का पहला संकेत होता है एमनोरिया, मासिक धर्म का रुक जाना। और यह संकेत होता तो है, बट ये एग्जैक्ट संकेत डिलीवरी प्रेगनेंसी का ही नहीं हो सकता है, क्योंकि एमनोरिया दूसरे कंडीशन में भी हो सकता है, हार्मोनल चेंज या अन्य बीमारियों में भी मासिक धर्म रुक जाता है। समझ गए ना। पहली बार गर्भवती महिला को क्या कहते हैं? जो महिला पहली बार अगर गर्भ में है, यानी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, तो उसे हम लोग प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। समझ गए। 2 प्रसवों के बीच न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए? यानी पहला हो गया, दूसरा डिलीवरी होने के लिए, लेबर प्रेग्नेंट होने के लिए कितना गैप देना चाहिए? तो 3 वर्षों का देना चाहिए, ताकि जो आपका पहला बच्चा है उसका लालन पालन प्यार दुलार अच्छे से दे सके, ठीक है ना। नाल में कितनी रक्त वाहिनियाँ होती हैं? जो अम्बिलिकल नाल होता है, जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है बच्चा में, तो इसमें कितना जो है आपको धमनी और कितना सिरा होता है? तो इसमें 2 धमनी होता है और 1 सिरा होता है। समझ रहे हैं। नाल पूरी तरह कब बनती है? तो नाल पूरी तरह 12 से 14 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाता है। समझ रहे हैं ना। आगे है, गर्भवती महिला को आयरन की गोलियां कब से देनी चाहिए? तो गर्भवती महिला को एनीमिया से दूर रोकथाम के लिए आयरन की गोलियां दी जाती है, और यह गर्भ अवस्था के दूसरे तिमाही से दी जानी चाहिए। समझ गए, दूसरी तिमाही से। आयरन की एक गोली में कितना आयरन होता है? तो 60 mg एलिमेंट आयरन होता है, प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड होता है। समझ गए। यानी जो आयरन की गोली देते हैं ना, उसमें आयरन प्लस फॉलिक दोनों होता है। समझ गए, जो एनीमिया से बचाता है। गर्भवती महिला को टीटी का पहला इंजेक्शन कब दिया जाता है? तो गर्भ अवस्था के जैसे ही टीटी का पहला इंजेक्शन प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाता है तो दे दिया जाता है, और दूसरा दिया जाता है 1 महीने के अंतराल के बाद, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। प्रसव के तुरंत बाद बच्चा रोए नहीं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मान गए प्रसव हुआ, डिलीवरी हो गया, बच्चा बाहर आ गया, और बच्चा अगर तुरंत रोए नहीं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्वसन मार्ग साफ करे और उत्तेजना दे। बच्चा अगर नहीं रो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको श्वसन मार्ग में दिक्कत है, श्वसन अवरुद्ध है, तो श्वसन मार्ग साफ करे और उसे उत्तेजना दे, उत्तेजित करे, ठीक है, ताकि वो श्वसन ले पाए, उसको सहारा मिले। नेक्स्ट है 41 है, भ्रूण का मुख्य पोषण स्रोत क्या है? भ्रूण जो होता है उसका मुख्य पोषण का सोर्स जो है क्या होता है? तो आपरा होता है, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा ही माँ की यूट्रस से लगा होता है, और इसी प्लेसेंटा से बच्चा जो है सब चीज़ अपना प्राप्त करता है, पोषण हो, जल हो, जो भी न्यूट्रिशन हो, सब जो है अपरा से ही प्राप्त करता है। समझ गए ना। आगे है यहाँ पे अपरा किस प्रकार का अंग है? तो अपरा एक अस्थायी अंग है जो प्रेगनेंसी के टाइम में ही बनता है, और जैसे ही डिलीवरी हो जाता है ये भी बाहर निकल जाता है, इसीलिए एक अस्थायी अंग है, ठीक है ना। आगे है, उल्टी की समान शिकायत गर्भ अवस्था में किस तिमाही में होती है? तो उल्टी की समान शिकायत पहली तिमाही में ही ये हो जाता है। समझ गए ना। जब प्रेगनेंसी कन्फर्म होता है तो प्रेगनेंसी तो कम कन्फर्म जल्दी ही हो जाता है। समझ गए ना।
तो जैसे ही ये कन्फर्म होता है तो महिलाओं में उल्टी की जो मन होता है, आभास होता है, होने लगता है और ये पहली तिमाही में ही होने लगता है उल्टी वाला शिकायत। ठीक है ना। आगे है प्रसव पूर्व रक्तस्राव के दो मुख्य कारण क्या है। यानी प्रसव से पहले अगर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, डिलीवरी होने से पहले ही अगर किसी को ब्लीडिंग होना शुरू हो गया है तो दो मुख्य कारण होगा, या तो प्लेसेंटा नीचे आके आरोपित हो गया होगा या फिर प्लेसेंटा प्रेविया हो गया होगा। बात समझ रहे हैं ना। या तो प्लेसेंटा जो है नीचे, प्लेसेंटा जो है नीचे यूट्रस में आकर कहीं जो है आरोपित हो गया होगा, या फिर प्लेसेंटा का जो कोई भाग है वो दीवार को छोड़ दिया होगा, यूट्रस के दीवार को छोड़कर अलग हो गया होगा। यही दो कारण ब्लीडिंग का होता है। जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ठीक है, यूट्रस है, प्लेसेंटा यहाँ पे लगा है, तो डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग हो रहा है ज़्यादा तो इसका दो रीज़न होता है। एक यही होगा कि प्लेसेंटा जो है दीवार को छोड़ देगा, यानी ये जो दीवार से लगा प्लेसेंटा है ना यूट्रस के दीवार से, यह दीवार से अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो पृथक हो जाएगा तो ब्लड जो है यूट्रस के दीवार से निकलने लगेगा, क्योंकि यह पृथक हो गया है, अलग हो गया है। और यह स्पंजी होता है मांस का, तो अलग होगा तो अपने साथ मांस खींचेगा ही, तो ब्लड निकलेगा ही। तो पहला तो रीज़न ये होगा। दूसरा रीज़न प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, जो ऊपर साइड में जो अपरा आरोपित होता है वो ऊपर नहीं आरोपित होकर नीचे किसी साइड में आरोपित हो जाता है। ठीक है। प्लेसेंटा प्रेविया में प्लेसेंटा कहाँ स्थित होता है, तो प्लेसेंटा प्रेविया में जो प्लेसेंटा होता है निचले भाग में, जो मैंने अभी बताया। प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण क्या है, तो देखिए एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में जो होता है उच्च रक्तचाप, प्रोटीन होता है और सूजन होता है। लेकिन एक्लेम्सिया में क्या होता है कि प्री एक्लेम्सिया के लक्षण में अगर दौरा, सीजर आना अगर उत्पन्न हो जाए महिला में तो वह एक्लेम्सिया के केस बन जाता है। ठीक है ना। तो जैसे देख लीजिए, एक महिला है, प्री एक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन होता है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा है, बॉडी देह शरीर सूजन है, ठीक है ना, तो ये प्री एक्लेम्सिया। लेकिन इसके साथ में अगर दौरा भी आ रहा है, ठीक है ना, दौरा भी आ रहा है, सीजर भी हो रहा है, कंपन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया बोलते हैं, जो टॉनिक क्लॉनिक दौरा आता है। ठीक है। आगे बढ़िए। आगे है एक्लेम्सिया का इलाज क्या है, तो चूंकि एक्लेम्सिया में दौरा पड़ता है तो दौरा के मैनेजमेंट के लिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 दिया जाता है। समझ गए ना। यह इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है जिससे व्यक्ति में दौरा कमता है। ठीक है ना, दौरा कम करने के लिए। भ्रूण की स्थिति जानने के लिए कौन सी तकनीक होती है, तो भ्रूण की स्थिति जानने के लिए लियोपोल्ड की विधियाँ है, जो भ्रूण की स्थिति गर्भ में जाना जाता है, लियोपोल्ड मेथड। ओके। नाल का बाहर ना आना क्या कहलाता है, जो अम्बिलिकल नाल होता है, क्योंकि जन्म के बाद निकल जाना चाहिए बच्चा के जन्म के बाद, तो नाल बाहर अगर नहीं आ रहा है प्लेसेंटा से तो यह रिटेंड प्लेसेंटा कहलाता है, रुका हुआ प्लेसेंटा कहलाता है। ठीक है। 51 है, गर्भाशय की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। गर्भाशय का, यूट्रस का सबसे बाहरी लेयर कौन होता है, पेरीमेट्रियम होता है, पता होना चाहिए। गर्भाशय का मुख्य कार्य क्या है, गर्भाशय का मुख्य कार्य है भ्रूण को आश्रय देना, यानी भ्रूण को जगह देना, भ्रूण को आरोपित करना, समझ गए ना, पालन पोषण करना। ठीक है। तो ये हो गया आपका गर्भाशय का काम। ठीक है। नाल गर्भाशय से कैसे जुड़ता है, तो नाल जो होता है, कॉर्ड जो होता है, वह गर्भाशय से कैसे जुड़ता है, तो कॉरियोनिक विल्ली के माध्यम से। किसके द्वारा, कॉरियोनिक विल्ली के माध्यम से। किससे जुड़ता है, कॉरियोनिक विल्ली के माध्यम से। भ्रूण के चारों ओर कौन सा तरल पाया जाता है, तो जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये भ्रूण है, ठीक है, और भ्रूण से अम्बिलिकल है और ये प्लेसेंटा लगा हुआ है बच्चा का। बच्चा के चारों ओर जो जल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। एमनियोटिक द्रव की कमी को क्या कहते हैं, तो एमनियोटिक द्रव की अगर कमी हो जाए, सब द्रव है तो चूंकि इसका एक मात्रा होता है, लगभग जो है 500 से लेकर 1000 जो ml होता है, यह नॉर्मल माना जाता है। ठीक है ना, यह नॉर्मल माना जाता है, इतना मात्रा, समझ गए। और 1500 से ज़्यादा हो जाता है, 1500 से प्लस अगर हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर हाइड्रामेनियोज। ठीक है ना, इन चीज़ों को याद रखिएगा, यानी अत्यधिक हो जाना। अधिक
सॉरी हाँ, पॉलीहाइड्रामेनियोज कमेगा। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर कमेगा तो ओलिगोहाइड्रामेनियोज, ठीक है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा समान से अधिक है तो उसे पॉलीहाइड्रामेनियोज, पॉली मतलब बहुत होता है, तो उसी चीज़ को संदर्भित कर रहा है। आगे है, भ्रूण का विकास किस क्रम में होता है? तो भ्रूण का विकास सिर से लेकर पाँव की तरफ होता है, सिफेलोकॉर्डियल, ठीक है ना, सिफेलोकॉर्डल सिर से पाँव की तरफ होता है। शिशु का जन्म सिर से हो तो क्या कहलाता है? शिशु का जन्म अगर सिर से हो तो उसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं, अगर बच्चा पहले सिर के साथ आए तो। मातृ मृत्यु की सबसे बड़ी वजह क्या होता है? तो मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा वजह होता है प्रसवकालीन रक्तस्राव, यानी प्रसव के समय इतना न रक्त निकल जाता है किसी किसी महिला को कि डेथ भी हो जाता है। तो ज़्यादातर महिलाओं में मृत्यु का यही रीज़न होता है कि प्रसव के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, समझ गए। अत्यधिक स्राव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अत्यधिक स्राव को या प्रसव के बाद के स्राव को क्या कहते हैं? तो प्रसव के बाद के स्राव को पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, ठीक है। आगे है, पीपीएच को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो देखिए, प्रसव के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन, समझ गए, ऑक्सीटॉक्सिन जो आपका होता है इंजेक्शन दिया जाता है। साथ में इसका काम और भी है, ये क्या करता है कि बच्चा जब जन्म नहीं लिया रहता है तो बच्चा को जन्म लेने में भी प्रेरित करने के लिए, चूँकि यह सर्विक्स के डिलेशन में भी उपयोग होता है, सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्शन शुरू करने में, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, संकुचन शुरू होता है तो बच्चा को धकेलता है, ठीक है, आगे की तरफ। जब बच्चा धकेलता है तभी तो आगे निकलता है ना, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने में भी इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन का। और जब बच्चा हो जाए तो ब्लीडिंग रोकने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रसव के समय नाल अलग न हो तो क्या करें? प्रसव के समय डिलीवरी में अगर अम्बिलिकल जो होता है, नाल जो होता है, अगर बाहर ना निकले तो इसे हम लोग जो है क्या करना चाहिए? तो मैन्युअल रूप से जो है इसे रिमूव करना चाहिए, हाथों से निकालना चाहिए, ठीक है। आगे है, यूरिन एटोनी यूटेराइन एटोनी किसका कारण है? तो यूटेराइन एटोनी किसका कारण है? तो गर्भाशय की मांसपेशियों का संकुचन न होना, ठीक है ना। एटोनिक यूट्रस में होता यह है कि इसमें जो गर्भाशय होता है वह ठीक ढंग से उसमें संकुचन नहीं होता है। ठीक ढंग से संकुचन नहीं होने से क्या होता है आपका कि गर्भाशय की मांसपेशियाँ जो है ठीक ढंग से संकुचन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि ब्लीडिंग होते ही रहता है। अगर बच्चा जन्म लिया, यूट्रस धीरे धीरे अपने जगह पर आने लगे तो ब्लीडिंग बंद हो जाता है दवा पड़ने से। लेकिन एटोनिक यूट्रस में ये चीज़ें नहीं होता है। यूटेनिक यूट्रस का काम होता है कि कारण होता है कि गर्भाशय मांसपेशी संकुचन नहीं होना, समझ गए। गर्भाशय की ऊंचाई से क्या मापते हैं? तो गर्भाशय की ऊंचाई से हम गर्भ की उम्र मापते हैं कि कितना गर्भ जो है कितना समय हो चुका है, ठीक है। तभी ना कहते हैं फंडस पर, अम्बिलिकल पर, अम्बिलिकल से ऊपर, ठीक है ना, तो ये हम मापते हैं इस क्रम में। तो यह गर्भ की उम्र बताता है। मैकडोनाल्ड विधि किसके लिए होता है? तो मैकडोनाल्ड जो विधि है गर्भाशय की ऊंचाई मापने के लिए होता है, ठीक है ना। गर्भाशय के, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गर्भाशय की ऊंचाई हम किस विधि के उपयोग करके माप सकते हैं, तो ऑप्शन होगा एक मैकडोनाल्ड, तो उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। आगे है, एक समान चक्र की अवधि कितनी होती है? तो एक समान मासिक चक्र की अवधि 28 दिन की होती है। ओवुलेशन कब होता है? ओवुलेशन कब होता है? तो चक्र के 14वें दिन के आसपास ओवुलेशन होता है। गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय कब होता है? यानी प्रेग्नेंट महिला कब ज़्यादातर हो सकती है, कब संभावना बनता है? तो गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय होता है ओवुलेशन के समय, यानी जब चक्र के 14वें दिन जो ओवुलेशन होता है, इस दौरान अगर इंटरकोर्स किया जाए, अगर संबंध बनाया जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होने की संभावना इसी जो है ओवुलेशन के समय होता है। जब 14वें दिन ओवुलेशन होता है तो 14, 15, 16 इस समय काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है प्रेग्नेंट होने का, समझ रहे हैं। आगे है, बाध्यता का मतलब क्या होता है? बाध्यता होगा यहाँ पे आप जो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन जो बोलते हैं,
तो ए होता है गर्भधारण न हो पाना। बाध्यता का मतलब होता है बांझपन, जहाँ पे गर्भधारण नहीं कर पाती है स्त्री। समझ गए। गर्भ निरोधक गोली में कौन से हार्मोन होते हैं? तो गर्भ निरोधक गोली में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये दोनों फीमेल सेक्सुअल आपका हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आईयूसीडी का पूरा नाम क्या है? आईयूसीडी का है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके। कॉपर टी कितने साल तक असरदार होता है? 10 सालों तक। अगर एक बार किसी महिला को कॉपर टी लगवा देते हैं तो 10 सालों तक जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ठीक है। अस्थायी नसबंदी पुरुषों में क्या कहलाता है? तो पुरुषों में जो होता है वो वैस्कोटोमी होता है, और महिलाओं में चूंकि ट्यूब को बांध दिया जाता है तो उसे ट्यूबल लिगेशन बोलते हैं, जो महिलाओं में अस्थायी नसबंदी होता है। समझ गए। आगे है यहाँ पे गर्भ अवस्था में खून की कमी को क्या कहते हैं? तो गर्भ अवस्था में चाहे कहीं भी अगर खून की कमी होता है तो उसे एनीमिया ही ना कहते हैं। ये चीज़ है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कौन होता है? तो इसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं, आयरन की कमी से जो होता है। RH निगेटिव माँ और RH पॉजिटिव भ्रूण से कौन सी स्थिति हो सकती है? यानी जो रिसेस फैक्टर होता है, आप लोग पढ़े हैं, तो रिसेस फैक्टर में अगर माँ निगेटिव है और बच्चा अगर पॉजिटिव है तो कौन सी स्थिति इससे उत्पन्न हो सकती है? तो हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, यानी ब्लड से संबंधित रोग हो सकता है बच्चा में। समझ गए ना। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे है इसलिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। नवजात की आंखों में सफ़ेदी का कारण क्या हो सकता है? तो नवजात की आंखों में सफ़ेदी का कारण, अगर आंखों में सफ़ेद जो है दिखे बच्चा का, तो कारण कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यानी जो कंजक्टिवा है उसका इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है। जन्म के समय नवजात का पहला श्वास कौन उत्तेजित करता है? तो जन्म के समय नवजात का पहला श्वास जो उत्तेजित करता है वह ठंडा वातावरण और स्पर्श के कारण जो है उत्तेजित करता है। समझ गए। आगे है नवजात का तापमान सबसे पहले कहाँ गिरता है? तो सबसे पहले हाथ पाँव पेरिफेरल पार्ट्स का गिरता है। नवजात का तापमान सबसे पहले जो गिरता है वो हाथ पाँव का ही गिरता है। समझ गए। आगे है 81 है नवजात शिशु को कब नहलाना चाहिए? यानी जब बच्चा जन्म ले तो कितने समय बाद नहाना चाहिए? तो तापमान स्थिर होने के बाद। जब बच्चा का तापमान, चूँकि बच्चा गर्भ से बाहर आया है तो उसको टेम्परेचर के वातावरण के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है, तो जैसे ही बच्चा का तापमान स्टेबल हो जाए तो उसके बाद नहलाना चाहिए। सबसे पहले किस अंग की देखभाल की जाती है? तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके श्वसन प्रणाली को चेक किया जाता है कि बच्चा श्वसन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। स्तनपान कराने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो बच्चा जन्म ले तो जन्म के 1 घंटे के अंदर आप उसको स्तनपान करा दे। स्तनपान से माँ को क्या लाभ है? तो स्तनपान से लाभ है कि गर्भाशय जल्दी सिकुड़ता है और अपने जगह पर आता है। साथ में स्तनपान से लाभ है कि यह ब्रेस्ट कैंसर से, विभिन्न प्रकार के इन्फ्लामेशन से भी बचाता है। ठीक है। नवजात शिशु की आँखों की देखभाल क्यों ज़रूरी है? तो इस समय चूँकि बच्चा बर्थ कैनाल से होते हुए निकलता है, जो जन्म का रास्ता है वहाँ से निकलते हुए निकलता है, तो हो सकता है बच्चे के आँख में स्पर्श करने से वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए बच्चों की आँख की देखभाल ज़रूरी है। भ्रूण की गतिविधियाँ गर्भ में कब शुरू होता है? तो भ्रूण का जो गतिविधि एक्टिविटी होता है वो 7 से 8 सप्ताह में शुरू हो जाता है। गर्भ अवस्था की पुष्टि के लिए सबसे सटीक तरीका क्या है? अल्ट्रासाउंड। यूएसजी से हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसके द्वारा हम लोग करते हैं। आगे है भ्रूण का लिंग निर्धारण कब संभव होता है? तो भ्रूण का लिंग निर्धारण 14 से 16 सप्ताह में, जो कि कानूनी रूप से प्रतिबंध है, जांच नहीं करना है, लेकिन लिंग निर्धारण 14 से 16 सप्ताह में हो जाता है, जहाँ पे पता चलने लगता है कि लड़का है या लड़की है। ठीक है। डिलीवरी के बाद माँ को रक्तस्राव कितने दिन तक होता है? तो डिलीवरी के बाद जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे ब्लीडिंग कम होते जाता है, लेकिन यह 4 से लेकर 6 सप्ताह तक ब्लीडिंग हल्का फल्का जन्म के बाद भी होते रहता है। समझ गए। डिलीवरी के बाद पहला सप्ताह क्या कहलाता है?
तो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट वीक होता है उसे प्रारंभिक प्रसवोत्तर काल कहते हैं, यानी स्टार्टिंग जो है पीरियड कहते हैं प्रसव के बाद का। समझ गए। 91 है प्रसव के बाद संक्रमण को क्या कहते हैं? तो जब लेबर हो जाए उसके बाद अगर इन्फेक्शन होता है तो इसे प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं। समझ गए ना, प्यूरिपेरल सेप्सिस बोलते हैं जो डिलीवरी के बाद का होता है। माँ का दूध न उतरने की स्थिति क्या कहलाती है? माँ का दूध अगर स्तन में नहीं उतर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? एगाल्टिया। ठीक है ना, एगाल्टिया जो होता है। दूध बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो दूध बढ़ाने के लिए जो है डोमपेरिडोन या मेटोक्लोप्रोमाइड दिया जाता है। दूध बनाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? डोमपेरिडोन या मेटोक्लोप्रोमाइड दिया जाता है। आगे है, नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? मेकोनियम कहलाता है। मेकोनियम कब तक पास हो जाना चाहिए? 24 से 48 घंटे में पास हो जाना चाहिए बच्चे का जो पहला मल होता है। जन्म के बाद शिशु को पहले क्या करना चाहिए? तो जन्म के बाद शिशु का पहला काम यही होना चाहिए, अगर शिशु सही में अच्छे से जन्म लिया है तो पहला वो श्वसन करेगा, सांस लेगा। ठीक है। शिशु को गीला तौलिया क्यों नहीं पहनाते हैं? तो चूँकि बच्चा जन्म लेता है तो हो सकता है उसका टेम्परेचर गिर सकता है, तापमान उसको एडजस्टमेंट करने में समय लगेगा, और ऊपर से आप गीला तौलिया ढक देंगे तो और ठंड पड़ जाएगा, तापमान और जो है उसको गिर जाएगा। इसीलिए उसे कंबल में या सूखे तौलिए में लपेटा जाता है ताकि इसको गर्म मिले, तापमान जो है मेंटेन कर सके खुद को। ठीक है ना। प्रसव के समय सबसे आम स्थिति कौन सी होती है? तो प्रसव के समय सबसे आम स्थिति होती है लोअर सेफेलिक वर्टेक्स जो कि प्रसव के समय सबसे आम स्थिति होती है। प्री टर्म डिलीवरी कब होती है? तो 37 सप्ताह से पहले, अगर प्रेगनेंसी 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले बच्चा जन्म ले लेता है तो इसे प्री टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं, या इसे अपरिपक्व जो है शिशु बोलते हैं। पूर्ण डिलीवरी कब मानी जाती है? तो जब बच्चा 37 सप्ताह से लेकर 42 सप्ताह के बीच में अगर जन्म लेता है तो इसे पूर्ण अवधि कंप्लीट जो है टर्म डिलीवरी माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराया मिडवाइफरी से रिलेटेड। आगे भी इसी प्रकार से हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा। बस आप इसे हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और आपको मैं बता दूँ कि मैं एक ग्रुप भी बनाया हूँ जो ANM के लिए है, जिसमें लोग जुड़ रही हैं। लगातार मैं सारे क्लास का PDF वहीं पे डालता हूँ, तो आप जो है आकर ज़रूर जुड़िए उस ANM के जो ग्रुप है। ठीक है, 5006 के लिए ही बनाया गया है। अभी लगातार छोटा बहुत जो है नोट्स वगैरह जो सीखने वाला है, नोट्स वगैरह क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ, उसमें आप जुड़िए। उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक। आप उस ग्रुप में जुड़िए जहाँ पे सारे ANM के कैंडिडेट जुड़ रही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।